5 मार्क्स आपका पैसेज था जो इजी था। दूसरे नंबर पे जो साहित्य थे उसके क्वेश्चन अच्छे खासे डेप्थ में भी गए हैं, ठीक है, फैक्चुअल है, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाए होंगे या आपके गलत गए होंगे, ठीक है, कुछ आपने कर भी लिए होंगे। और ग्रामर के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में ठीक-ठाक पूछे गए हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो ओवरऑल देखें तो जो हमारा 40 मार्क्स का एमसीक्यू है, ये ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है। ग्रामर के 60 में से आपके टोटल 46 क्वेश्चन थे। 46 क्वेश्चंस में से आपके 16 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड है, यानी कि शब्दार्थों पर आधारित। अब शब्दार्थों में क्या, जैसे अनेकार्थी शब्द पूछा गया, अंबर के 2 अनेकार्थी। हेलो हाय नमस्कार आप सभी को दोस्तों, कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों फाइनली आप सभी ने जो हमारा ईएमआरएस का टियर 2 एग्जाम था वो 22 मार्च को कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो का आप सभी ने थंबनेल टाइटल देख लिया होगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो है ईएमआरएस टियर 2 टीजीटी हिंदी का एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, मैं खुद इस एग्जाम में अपीयर हुआ हूं, तो मेरा एग्जाम कैसा रहा उसका भी अनुभव मैं बताऊंगा, थोड़ा सा शेयर करूंगा। इसके साथ एक रियल एनालिसिस क्या है, ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले आपको एनालिसिस बता रहे होंगे ना, आंसर की बता रहे होंगे, एनालिसिस बता रहे होंगे, तो उसके पीछे भी क्या एक कड़वी सच्चाई है, उस कड़वी सच्चाई को भी हम जानेंगे। जो कोचिंग माफिया ये है, इनकी भी क्या एक कड़वी सच्चाई, उसको भी इस वीडियो हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा पेपर रहा वो कैसा रहा। तो आप सभी को पता ही होगा कि जैसा कि हमें पता था, हमारे टियर 2 का एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, हमें पता था 40 और 60 दो पार्ट्स में हमारा पेपर आना था। सभी को पता था कि जो ऑब्जेक्टिव वाले 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स से आएंगे, वो सभी इस बात से परिचित थे। लेकिन जो 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट था, इसने बहुत बड़ा खेल खेला है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी ये स्पष्ट नहीं लिखा था कि ये जो 60 मार्क्स का आपका 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स से आएंगे, ये कैसे आएंगे, कि वन लाइनर आएंगे, है ना, कि एक शब्द में उत्तर देना होगा या एक पंक्ति में देना होगा या 4 मार्क्स से। तो ज्यादातर जितने भी कोचिंग वालों को आप देखोगे, ठीक है, उन्होंने यही बोला कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से 15 चौक 60 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑफिशियली देखोगे तो कहीं भी उन्होंने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया है, ना तो वर्ड लिमिट की बात की है, ना ये प्रॉपर बोला है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, बट ये कहीं नहीं लिखा है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे या वन वर्ड होंगे, और उसमें कोई वर्ड लिमिट भी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं इससे एक बात और समझ में आती है हमें कि एकदम से कभी भी आंख मूंद करके किसी कोचिंग, किसी वीडियो, किसी किताब को नहीं ले लेना है, ठीक है। एक अपनी बुद्धि, एक सेल्फ एनालिसिस भी करिए, थोड़ा सा लॉजिकल और तार्किक ढंग से चीजों को सोचा करिए, है ना, तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझा करिए उसके बाद। तो अब ये डिस्क्रिप्टिव की मैंने ये पॉइंट क्यों उजागर किया, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हमारा एग्जाम था उसमें डिस्क्रिप्टिव कैसा आया। डिस्क्रिप्टिव पूरा 15 मार्क्स के, कहने के लिए 4 क्वेश्चन थे, सही से अगर आप देखोगे तो वो 60 क्वेश्चन ही है, जिसमें आंसर आपको या तो एक शब्द में देना या एक पंक्ति में देना है, वन वर्ड लाइन, वन लाइन क्वेश्चन आंसर है। तो एक तरीके से वो भी आपके 60 एमसीक्यू ही हो गए, तो टोटल आपके 100 एमसीक्यू ही हो गए। और ये कोई आसान पेपर नहीं था। जो भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है, ठीक है, कोचिंग वाले लोग बोल रहे होंगे कि सारा हमारा पढ़ाया हुआ है, क्या बड़ी बात है ना। किताब वाले प्रकाशक जिन्होंने अपनी पुस्तकें बेची हैं, आप लोगों से लाभ कमाया, वो भी यही कहेंगे कि अरे सब कुछ तो वही है ना, तुम लोगों ने अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाई, तुमने नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको समझदार बनने की जरूरत है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हमने क्या करा, अब तक ट्रेंड क्या चलता रहा था कि हम डिस्क्रिप्टिव को लेकर संशय में थे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि कोचिंग वाले और किताबी दुनिया, यूट्यूब कोचिंग वाले, इनसे एक आंख बंद। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बैच लेना आपके लिए, कोई भी आप बैच लो, कोई भी आप किताब लो और कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले ऑथेंटिक जो चीजें हैं उनको पढ़ो और अपनी भी एक बुद्धि दौड़ाइए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ये हमेशा याद रखिए, कोई भी कोचिंग वाला अपने प्रॉफिट के लिए, एक उसका अपना प्रॉफिट भी उसमें छुपा होता है ना। तो ये एक बात हमें ये सीख मिली। दूसरी बात, अब हम लोगों ने क्या किया, ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है उसके लिए लिटरेचर यानी साहित्य पे हमने बहुत फोकस किया, ठीक है। आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने साहित्य बहुत अच्छे से खंगाल लिया होगा, है ना। और मैं किसी कोचिंग वाले का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो वहां से बहुत सारी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आपने वीडियो देखे होंगे, ठीक है, अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी होंगी, ठीक है। इस पर मैंने भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था कि ईएमआरएस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, 2 वीडियो, एक पहले बनाया था, फिर एक लास्ट 10 डेज में, ठीक है। उसमें मैंने कभी किसी बुक, किसी बैच का कोई जिक्र नहीं किया। मैं खुद इस चीज का पक्ष में हूँ कि हमेशा सेल्फ स्टडी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अनटिल और अनलेस आपके लिए कोई कोचिंग और किताब जरूरी ना हो, ठीक है। और वो डिपेंड करती है, लेकिन मैं इस चीज के पक्षधर नहीं हूँ ना। मैं आज तक किसी, हाँ इनडायरेक्टली, क्योंकि कंटेंट जो है वो थोड़ा सा यूट्यूब पे बिखरा हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर से समेटेंगे तो आपको सब कुछ कंटेंट मिल जाता है। आजकल आपके पास एआई है, गूगल है, ठीक है, यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट इतना सारा है, आपके पास ऑथेंटिक बुक्स है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है किसी चीज को पढ़ने का ऑथेंटिक किताबें, ठीक है, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। और थोड़ा बहुत कंटेंट के लिए आपके पास यूट्यूब है। तो ये सब बैचेस हो गए, किताबें हो गई, इन पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो बड़े बड़े कोचिंग दावा कर रहे थे कि सारा हमारा पढ़ाया हुआ आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि जो उनकी किताबों को खरीद के प्रैक्टिस करके गए हैं, जो इतना लिख लिख के गया वहां तो वन लाइनर आ गया तो लिखना बेकार हो गया, जो इतना साहित्य पूरा पढ़ के गया उसके लिए तो बेकार हो गया, है ना। ग्रामर का पार्ट ज्यादा था, तो कोचिंग वाले भी वहां फेल ही है और ये इनकी नाकामी है, ठीक है। तो आपकी उससे ज्यादा बड़ी नाकामी है कि आप इनकी बातों में तुरंत आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं कि हम एस्पिरेंट हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है तो सोचते हैं चलो एक बैच ले लेते हैं, सब कुछ वहां सिस्टमेटिक मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, बैच लेना, किताब लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी आप लो थोड़ा सा
सोच के, ठीक है, थोड़ा सा चिंतन करके कोई काम करिए। ये हमेशा आंख मूंद के भरोसा मत कर लो कि हाँ, जो ये बता रहे हैं, जो ये कंटेंट दिखा रहे हैं, जो ये पैटर्न समझा रहे हैं, जो ये बातें बता रहे हैं, यही एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए खैर अब हम आ जाते हैं। तो अब तक की कहानी क्या थी, हमने क्या गलतियां करी, वो मैंने आपको बता दी। कोचिंग को लेकर हमने बात कर ली, ठीक है, कि क्या दिक्कतें रही, परेशानियां रही। अब बात कर लेते हैं आज का जो हमारा पैटर्न था वो कैसा था और मेरा एग्जाम क्या रहा, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए आज के पैटर्न का अगर हम एनालिसिस करें तो मेरे सामने ये पेपर हैं दोनों, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव वाला है और एक सब्जेक्टिव वाला है। इस वीडियो में टीजीटी हिंदी को लेकर बात अगर करूं तो आप सभी को पता है सबसे पहले, ठीक है, मैं अपना कैसा क्या रहा उसको थोड़ा बाद में शेयर करूंगा, पहले मैं एग्जाम एनालिसिस पे आ जाता हूँ। सबसे पहले देखिए मुझे लगता है जो ये एमसीक्यू के 40 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिनमें आप सभी को पता है गोले भरने थे हमें, ये 40 क्वेश्चन मुझे लगता है जो लोग बोल रहे हैं बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत अच्छे लेवल की ग्रामर इसमें पूछी गई है, अच्छे लेवल की ग्रामर नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्टिव में आपको मेजोरिटी में साहित्य से जुड़े क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी साहित्य के एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा है, ग्रामर के क्वेश्चन ना के बराबर है। मेजोरिटी में 40 क्वेश्चंस में एक तो 5 मार्क्स आपका पैसेज था जो इजी था, दूसरे नंबर पे जो साहित्य थे उसके क्वेश्चन अच्छे खासे डेप्थ में भी गए हैं, ठीक है, फैक्चुअल है, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाए होंगे या आपके गलत गए होंगे, ठीक है, कुछ आपने कर भी लिए होंगे। और ग्रामर के क्वेश्चन लगभग, ग्रामर के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में ठीक ठाक पूछे गए हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ओवरऑल देखें तो जो हमारा 40 मार्क्स का एमसीक्यू है ये ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है, अच्छे खासे लेवल का है। बस 5 नंबर का वो पैराग्राफ साइड कर दें जो कि इजी था, तो कुछ इजी नहीं है। ग्रामर के क्वेश्चन भी अच्छे हैं, ठीक है, और ग्रामर के इतने ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, मेजोरिटी में साहित्य है और साहित्य में सब फैक्चुअल है इधर उधर का, ठीक है, उसमें से कुछ आपके पढ़े हुए होंगे लेकिन ज्यादातर चीजें नहीं है, तो ये इसको एमसीक्यू वाले पार्ट को हार्ड बना देता है। अभी ये कट ऑफ एनालिसिस क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है, और भी आपके मन में सवाल होंगे, इसकी आंसर की कब तक आ सकती है, रिजल्ट कब तक आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है। अगर ये वीडियो मुझे ज्यादा बड़ा लगेगा तो मैं एक अलग वीडियो बना दूं कि मेरा पर्टिकुलर एग्जाम कैसा रहा, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, वो एक अलग सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको अलग रखते हैं इस वीडियो से। इस वीडियो में सिर्फ हम इस पेपर का एनालिसिस करेंगे जो मैंने अपने लेवल पे किया, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये वाली चीज हो गई। और सबसे बड़ा खेल क्या था कि जो हमारा ये 40 मार्क्स का एमसीक्यू है इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी हर 3 गलत पर एक आपका सही अंक कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी आंसर की इसकी उम्मीदें मैच की होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे और इसमें परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपके साथ नहीं, हजारों ऐसे कैंडिडेट होंगे, जितने लोग बैठे हैं इसमें एक्यूरेसी इजीली नहीं बनती, इसमें लोग तुक्का लगाते हैं और अगर आप बहुत कम अटेम्प्ट करके आओगे तो भी आपके चांस वैसे ही कम है, बहुत ज्यादा तुक्के लगा दोगे तो भी दिक्कत है। एक तर्कपूर्ण तरीके से बुद्धि लगा के हमें, ठीक है, 100% वाले तो लगाने ही होते हैं, जिनमें 2 में भी आपको लग रहा होता है वो भी आपको लगाने होते हैं, ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, कभी ना पढ़ा है ना ऑप्शन कभी देखे ना क्वेश्चन, उसको नहीं लगाना, ठीक है। तो 3 में भी है तो उसको भी मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है 30 तक जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा वो एक ठीक ठाक है, बट एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी भाई 20 से 25 ही लोगों की बन रही है, 20 से 25 की रेंज में ही एक्यूरेसी जहां तक मुझे लगता है जाएगी, 15 से लेके 25 के बीच की जो रेंज है इसी में मैक्स टू मैक्स लोग रहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही कट पिट के लोग वही 20 15 20 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है, अच्छे लेवल का था। तो ये आपका एमसीक्यू इसका बात हो गई ऑब्जेक्टिव वाले की। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव की, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था। अब कहने के लिए तो इसमें 60 मार्क्स का 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बोले गए थे ना, 15 चौक 60, 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ना, सबसे बड़ा भ्रम यही था। तो यहाँ कोई वर्ड लिमिट नहीं थी, है ना, वो बात मैंने पहले ही आपको बता दी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या केवीएस एनवीएस का भी पैटर्न ऐसा ही आ सकता है, तो बिल्कुल बहुत हाई चांसेस हैं कि केवीएस एनवीएस का पैटर्न जो है वो भी ऐसा ही है। हालांकि वहां पे डिफरेंस क्या है कि वहां पे 60 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, यहाँ 40 का था वहां 60 का आएगा, और यहाँ ये 60 का है वहां वो 40 का है, मतलब 40 का वहां डिस्क्रिप्टिव है। अब जो 40 का डिस्क्रिप्टिव है क्या वो भी ऐसा ही आएगा? जी, बहुत हाई चांस है। अब देखो ऑब्जेक्टिव का तो सेम लेवल रहेगा क्योंकि पेपर देखो सीबीएसई करा रही है, तो इसी टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, बट डिस्क्रिप्टिव में 99% चांस है कि यही सेम पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन 1% ये भी चांस है कि वो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी दे सकता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। खैर उसकी भी बात कर ली, जिन लोगों का टीयर, उसका भी टीयर 2 है 29 को, उसके लिए भी आप प्रिपेयर करते रहिए। उसके लिए एक अलग सेपरेट छोटा सा वीडियो और लेके आऊंगा कि आखिरी जो हमारा 1 हफ्ता बचा है, ठीक है, इसमें क्या हमें प्लान स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ताकि उसके लिए हम और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें, ठीक है, इस एग्जाम पैटर्न के अनुसार, इस नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार हम केवीएस के इस 1 हफ्ते में अपनी तैयारी को और कैसे मजबूत करें, एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था इसमें टोटल जो 15 क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव का है इसका एनालिसिस करने के बाद अगर हम टोटल 60 क्वेश्चन को डिवाइड करें कि कौन कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का था, तो 60 क्वेश्चन में से आपके जो साहित्य वाला पार्ट है, तो जैसा कि मैंने बताया एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए 1 लाइनर आंसर में, यानी कि यहाँ पे जो आपका ग्रामर था, ठीक है, सॉरी साहित्य जो था उसके मात्र 14 क्वेश्चन थे, यानी 14 क्वेश्चन, ठीक है, जिनको आपको एक शब्दों में उत्तर देना था, यानी कि इन 14 में सब कुछ वो सिलेबस आपका आ गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और गद्य और उसकी विधाएं, उन सबके क्वेश्चन इसमें मिक्स थे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर पार्ट आप देखोगे वही उठाया गया है जो एनसीईआरटी की हमारी 6 से 10 की किताबें हैं, ठीक है, क्लास 6 से 10th तक के
बीच में जो लेखक लेखिका कवि कवित्री की जो रचनाएं हैं उन पर आधारित चीजें ज्यादा आई हैं। यानी बहुत ज्यादा साहित्य में भी डीप में नहीं गए, एनसीईआरटी तक ही सीमित रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें ये भी एक बात समझ में आई कि जो हमारा एग्जाम होगा उसके लिए हमें याद रखना है कि हमें साहित्य को क्लास 6 से लेकर 10th तक में जो लिंक हो रहा है उतने पार्ट को तो अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब जैसे कहीं पे ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी पंक्ति के रचयिता पूछ रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं इस पंक्ति में किस बात पे बल दिया गया है। ठीक है, कहीं बोल रहे हैं ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। इसके अलावा भीषल देव रासो के रचयिता कौन है। ठीक है, फिर ये रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को बड़ा ग्रंथ क्यों माना है। तो इस टाइप के सारे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आंसर आपको दिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई पंक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, और उस पंक्ति के रचयिता पूछा जा रहा है, उसका भाव पूछा जा रहा है, यही सारी चीजें हैं बेसिक सी। तो कुल मिलाकर इसमें वो सारा सिलेबस का पार्ट आ गया, लेकिन वो सिलेबस बहुत डिटेल में साहित्य ना जाके सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों में 6ठी से 10वीं तक जो साहित्य का पार्ट है उसमें जितनी चीजें हैं, जो रचनाएं हैं, जो चीजें उन्हीं से ज्यादा सवाल आए। ठीक है, यानी कि पूरा पेपर जो एनसीईआरटी ही बेस्ड उठाया गया है। ऐसा लग रहा है कोई 9th-10th का पेपर उठा के इन्होंने रख दिया है। अब वहां पे बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर के 60 में से आपके टोटल 46 क्वेश्चन थे। 46 क्वेश्चंस में से आपके 16 क्वेश्चन वोकेबलरी बेस्ड है, यानी कि शब्दार्थों पर आधारित। अब शब्दार्थों में क्या, जैसे अनेकार्थी शब्द पूछा गया, अंबर के 2 अनेकार्थी शब्द लिखो, अभिजात के लिखो, तीर के लिखो, कनक के लिखो। ठीक है, फिर लोकोक्तियों के अर्थ 4 क्वेश्चन आ गए, मुहावरों के अर्थ बताओ 4 क्वेश्चन इस पे आ गए। ठीक है, फिर तत्सम तद्भव आ गए कि राजा का तद्भव बताओ, स्वामी का तद्भव बताओ, सर्व का तद्भव बताओ, वायु का। तो ये सब क्या है, शब्दार्थ आधारित वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे कितने थे, 16 क्वेश्चन। 46 में से 16 क्वेश्चन वोकेबलरी यानी शब्दार्थ पर आधारित क्वेश्चन थे। तो बचे हुए 30 क्वेश्चन जो है वो विशुद्ध रूप से व्याकरण पर आधारित थे, और व्याकरण में भी कोई व्याकरणिक नियम पर नहीं। एक जनरल क्वेश्चन का मतलब जो भी व्याकरण के हमारे मूलभूत चीजें हैं उनकी परिभाषाएं पूछ ली गई है, किसी का प्रकार पूछ लिया गया है, किसी का उदाहरण पूछ लिया गया है ना। और जो 6 to 10 तक का ही हमारा ग्रामर का पार्ट होता है, उसमें जो जो चीजें हैं, अलंकार है। ठीक है, और अगर मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊं तो जैसे आपका वाक्य वाला टॉपिक है, वाक्य पर क्वेश्चन आएंगे, वाक्य परिवर्तन पर क्वेश्चन है, कारक पहचानने पर क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ध्वनि से ये आ जाता है कि कौन सी ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, उसमें हमें मूर्धन्य ध्वनि कहाँ से आती है वो बताना था। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द क्या है, ये सब डेफिनेशन, अर्थ की दृष्टि से भाषा का सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोमार्थी क्या है, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। सर्वनाम क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ज्यादातर आप देखोगे तो डिफाइन करने से रिलेटेड, यानी कि जो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ये ना बहुत हार्ड है ना बहुत इजी है, ये मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, और इसका पूरा जो पैटर्न है, जो हमारा सिलेबस था, है ये सब कुछ सिलेबस के अंदर ही, सिलेबस से बाहर बहुत कुछ लगभग ना ही मिलेगा, सब कुछ सिलेबस से ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये पेपर बनाया गया है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, यानी एनसीईआरटी की जो हमारी अब पीजीटी का पेपर है तो 6ठी से 10वीं की जो बुक्स हैं उनके अंदर जो जो लेखक लेखिका कवि कवित्री हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, एनसीईआरटी किताबों में अगर आप देखोगे जो कवि परिचय दिया रहता है, लेखक परिचय, उसके अंदर जो रचनाएं वही ज्यादातर दी गई है। उनके जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर के कंटेंट ज्यादा दिया गया है, उसी किताब के अंदर जो लाइंस दी गई है, ठीक है, वही लाइन यहाँ उठा के डाल दी है। तो यानी कि वही ग्रामर पूछा गया जो आपका 9th-10th के अंदर है, मतलब 9th-10th का ग्रामर जिसका ठीक ठाक पढ़ा होगा वो एज इट इज देखेगा क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसा लगेगा एज इट इज आपके 9th-10th की ग्रामर की डायरेक्ट उठा दिया गया। जैसे अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ, जैसे अगर आप देखोगे जो अलंकार वाला एक क्वेश्चन, अलंकार के जो 4 क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको अलंकार पहचानना था, ये सारे क्वेश्चन 9th-10th की एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे जो किताब फॉलो होती है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है तो आपको पता है, इसमें यमक अलंकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, च आ रहा है, अनुप्रास हो गया। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें क्या है, कवि व्यभिचारी चोर, 3 श्लेष अलंकार, एक के लिए एक से ज्यादा आ रहा है। चरण कमल बंधु हरिपाई। ठीक है, ये कौन सा, ये रूपक अलंकार है। तो इन चारों के अंदर आप देखोगे ये चारों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं। यानी कि हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जो 60 मार्क्स का था, ये 60 क्वेश्चन ही थे, जिसमें से 14 क्वेश्चन मात्र आपके साहित्य के थे, और ये भी पूरे एनसीईआरटी बेस्ड, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि रचनाकार हैं जो एनसीईआरटी में 6 से 10 में है, उन्हीं से जुड़ी चीजें पूछी गई हैं और उनकी रचनाओं से जुड़ी पूछी गई हैं। इसके अलावा जो ग्रामर पार्ट है जिसमें 46 क्वेश्चन है, इसमें से 16 क्वेश्चन आपके शब्दार्थ आधारित है, जो 6 से 10 तक की जो हमारी किताब है जो उसके अंदर प्रमुख शब्द है उन्हीं पर आधारित है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, प्रसन्न तद्भव शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, उन्हीं से लिया गया है। और जो 30 मार्क्स का व्याकरण वाला खंड है वो भी आपका सीधा सीधा 6 से 10 की, जो अब विशेष रूप से कहें तो 9वीं 10वीं की जो हमारी व्याकरण का जो पार्ट है उसी से डायरेक्ट उठा के चीजें पूछी गई हैं। क्योंकि 9th-10th के सिलेबस में ही आप वाक्य परिवर्तन पढ़ते हो, आप अलंकारों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, ये सारी चीजें, शब्द भेदों के बारे में पढ़ते हो, ये सारा पार्ट आपका 9th-10th का सिलेबस ही है, तो उसी पर आधारित है। ठीक है, तो जो भी लोग, जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ये दावा कर रहे हैं कि सारा हमारी कोचिंग से आया, सारा हमारी किताबों से आया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आया होगा, लेकिन जिस लेवल का पढ़ाया गया होगा आपको, निश्चित तौर से आप उस चीज से खुश नहीं होंगे, है ना। और मुझे पता है कि आप लोगों ने अलग अलग तरह के
कोचिंग नोट्स निकलवाए होंगे, बैचेस से पढ़ा होगा, ठीक है, और बुक से पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, कईयों ने राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी। तो ये एकदम से ब्लंडर तो हुआ है ना, मतलब कि एकदम से एक चमत्कार तो हो गया कि वहां जाके कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई कि लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ वन लाइनर में आंसर आएगा। तो हाँ, अब इससे आपको ये सीख लेनी है कि तैयार रहना है। जो हमारा आप में से ज्यादातर लोगों का प्रीवियस का एग्जाम होगा जो 29 को होने वाला है, अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, वन वीक की स्ट्रेटेजी वो बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें और अच्छे से अपनी आंसर की मैच कर लो। ठीक है, अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जम के अब उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, और एक आइडिया आपके पास हो गया है, ठीक है, ये पेपर है, इसको अपना रेफरेंस लेके चलिए। 99% डिस्क्रिप्टिव पार्ट यही रहेगा। 1% के लिए आपको उसकी भी तैयारी लेके चलेंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो कैसे हमें करना है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो एक अलग एग्जाम है। पेपर सीबीएसई करवा रही है, लेकिन होने को हो सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और इसके आधार पे एक नया 1 हफ्ते की रणनीति क्या हो, बहुत जल्द इसका वीडियो आएगा। ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकें। ठीक है, बाकी मेरा एग्जाम एनालिसिस मतलब यही तक था, जितना मैंने एग्जाम एनालिसिस किया वो यही है कि पेपर ओवरऑल मॉडरेट है। ठीक है, ग्रामर का वेटेज ज्यादा है, लिटरेचर का वेटेज कम है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जिसका ग्रामर बहुत अच्छा है, गद्यांश जो गद्यांश वाला है वो जिसका ठीक गया है, और साहित्य जिसका ठीक ठाक गया उसकी आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और आंसर की रिजल्ट, कट ऑफ वगैरह सारी अपडेट आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन लगे हो कमेंट करिए। बाकी अपकमिंग वीडियो सारी मिलती रहेगी, चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।